हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और इसी चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आप देखेंगे भारत में अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको क्लियर होना चाहिए। मैं अपवाह तंत्र में आपको जो है जो भी हिमालय की नदियां हैं मैं उनको पढ़ा चुका हूँ। जब हिमालय की नदी में क्या हुआ आपका, जैसे आपका सिंधु नदी में आपको पढ़ा दिया, ब्रह्मपुत्र में आपको पढ़ा दिया और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ में आपको गंगा का जो सिस्टम है बेसिकली वो भी पढ़ा दिया। तो हमने द्रोणी, गोर्ज, बेसिन, ये क्या होते हैं, भावर, तराई, खादर, ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, ये सारी नदियां हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए। तो हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों का सिस्टम आपका देख चुके थे और हमने बात करी कि कैसे आपका सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है और कैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका नीचे मिल जाती है। ठीक है, आज हम लोग इसको देख लेंगे, बात करेंगे। और नहीं, ब्रह्मपुत्र सॉरी वो आपका रह गई थी क्योंकि हम इसको मैप बनाकर देखे समझ रहे थे, तो इतना हम देख चुके थे। आज हम बेसिकली बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। सबसे पहले आपका मैप में ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए। कल मैं आपको समझा दिया था कि किस तरह से आपका तिब्बत में निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जैसे ही अरुणाचल में प्रवेश करती है इसको दिहांग कहते हैं अरुणाचल में। अरुणाचल से जब पार करते असम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लोहित इसकी एक, लोहित और आपका सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा की और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम लोग आपका मेघना कहते हैं और गंगा को पाकिस्तान में पद्मा, सॉरी बांग्लादेश में पद्मा। क्लियर है, तो इन सारी चीजों को हम लोग आपका पढ़ चुके थे, देख चुके थे। ठीक, अब हम थोड़ा इसका जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, कैसे कुछ है, थोड़ा सा गौर करके आपका देख लीजिए और एक एक करके सारी चीजें हमारी इसमें क्लियर। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही है आपका, तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर और मानसरोवर के भी पूर्व से आपका निकलती है। सिंधु एवं सतलज के स्रोत काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,575 मीटर के पास जाकर यह अंग्रेजी में यू आकार के अक्षर का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। आती कैसे है, इस तरीके से आएगी, ध्यान दीजिए, इस तरीके से यू बनाएगी या ऐसे यू बनाती है। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे यू आकार का अक्षर कैसे बना रही है, ये देखिए यू बना रही है ना, इस तरीके से आएगी ये अंदर। तो ये क्या बन रहा है, अगर आप ये आकर देखोगे तो यू सा आपको दिखाई देगा ऊपर वाला। तो ये क्या कर रही है, यू आकार का आपका निर्माण कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग लोहित के अनुसार दूसरी सहायक नदी है। इसे मिलाकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। क्या करते हैं, इसी से आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी का आपका निर्माण होता है। क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और हिमाचल बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। अब सोच के देखिए, तो एक नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ कहेंगे, असम में। सांगपो कह दिया तिब्बत में, बांग्लादेश में कह दिया जमुना, बांग्लादेश में गंगा को कहा गया पद्मा। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, दिहांग से नाम से जानते हैं। अब सोचिए एक नदी है और कैसे अलग अलग उसके नाम हैं। और कभी कभी सीधा ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि आप ये बताइए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देगा जमुना, सांगबो, दिहांग, आपका पद्मा। अगर आपको पता होगा कि इनको जमुना के नाम से जानते हैं तो आपको बिल्कुल भी समस्या आपकी नहीं होगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। तो ये स्थिति थी ध्यान की। तो एक बार नोट करके लिखिए। अब देखिए लिखना कैसे होता है, मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ लिखिए नदी का नाम। जैसे आपने लिख लिया ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ऐसे लिखना था उद्गम, उद्गम के सामने उद्गम स्थल। अन्य नाम, अन्य नाम से जैसे यहाँ लिख दिया तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, और असम में किस नाम से, और बांग्लादेश में किस नाम से, और फिर गिरती कहाँ है ये लिख दें, और लास्ट में उसकी लंबाई लिख दें। बस इस तरीके से अगर आप लिखोगे, यकीन मानिए शॉर्टकट में आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ये है सबसे अच्छे तरीके से याद करने का। चलिए क्या कह रहे हैं, तिब्बत में एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। शीत मतलब होता है ठंडा, शुष्क मतलब होता है ड्राई, जिसमें हवा में आपका मॉइस्चर ना हो, आर्द्रता ना हो, उसको हम ड्राई कहते हैं, शुष्क कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे आजकल का मौसम है, ये इसमें आपका चिपचिपाहट है, ये क्या है, ये आर्द्र मौसम। कैसा है, आर्द्र मौसम है। और ये कौन सा, शुष्क। गर्मी जब आप देखते होंगे मई के महीने में या जून में जब आपको गर्मी पड़ती है और बारिश नहीं होती है, कुछ भी आप बाहर रखो तुरंत सूख जाता है, तो वो क्या है, शुष्क है। ऐसा ही सर्दियों में होता है। आप कहते हैं ना बिल्कुल ठंडी शीतलहर चल रही है, ठंडी का मतलब है शीत, शुष्क मतलब ड्राई है, इतनी ड्राई है कि सब कुछ सुखा दे रही है। क्लियर है, सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रही है। यह नदी जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। सिल्ट मतलब समझते हैं, जो बारीक वो आपका मिट्टी का रेत का कण होता है उसको सिल्ट कहते हैं, और जल की मात्रा भी कम है। भारत में उच्च वर्षा हो क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी कि ये उच्च क्षेत्र से गुजरती है जहां पर आपकी वर्षा होती है। अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, बेसिकली वो रेनफॉल को अच्छा का बर्फ करता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आपका उठने वाला मानसून डायरेक्ट जाकर वहां की जो पहाड़ियां हैं आपकी, कौन सी, गारो खासो जानते तो कहाँ पर आपके, मेघालय में, लेकिन मिकिर, ओगमा, पटकाई भूम, ये सारी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, इनसे जाकर जो है हमारा मानसून आपका टकराता है, और उसके पहले क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, भारत में यह उच्च उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी जल और सिल्ट की मात्रा में बढ़ जाती है, मूल रूप से कम है, लेकिन जब क्षेत्र से गुजर रही है तो उसमें उनका कंटेंट क्या है, बढ़ जा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुप्तित नदी के रूप में बहती है। अन्य अन्य शाखा बढ़ जाती हैं छोटी मोटी इसकी और बहती हैं, बहुत सी नदियों का निर्माण करती है, अलग अलग नदियां हैं उनका निर्माण करती है। आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व का सबसे बड़ा नदीद्वीप का नाम बताइए। तो ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदीद्वीप बनता है। कैसे, आप जा रहे हैं कहीं पर डिपोजिशन कर दिया, फिर आगे बढ़ गए और उसके चारों तरफ पानी है, तो आपको पता होना चाहिए मांजुली द्वीप है, नाम लिख लीजिए। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। नाम है मांजुली द्वीप। क्या है, मांजुली द्वीप। चलिए देख लिया। अब क्या कह रहे हैं, पृथ्वी वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर की तरफ बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा मेघालय में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अनेक नदियों की सतह बढ़ जाती है, यह बार बार अपनी धारा को मार्ग में परिवर्तित करती है। कैसे करती है, ये उसको चेंज करती है। ठीक है, हिमालय नदी, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय नदी। अब इसके बाद है प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुलर इंडिया। भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो कि पश्चिमी तट के निकट उत्तर दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपकी बहती है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम
की तरफ बहती हैं, ज्वार नद का निर्माण करती हैं। इनका निर्माण करती हैं ज्वार नद का। प्रायद्वीपीय नदी की अपवाह द्रोणी आकार अपेक्षाकृत छोटी है, यानी कि जितना भी आप देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अब देखिए ये हो गया, इस तरीके से निकलती हैं और ज्यादातर कुछ यहाँ गिर जाती हैं, कोई यहाँ गिरती हैं, अलग अलग बंगाल की खाड़ी में आपका गिरती है और ज्वार नद का निर्माण करती हैं। अब जो नदी इधर से निकलकर यहाँ गिरेंगी, ये ऐश्वर्य का निर्माण करेंगी और ये आपका ज्वार का, ठीक, क्योंकि वे ऊपर से ढाल से नीचे को गिरेंगी तो आपको झरना जैसा कुछ प्रतीत जैसा आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इनमें सबसे पहले नर्मदा नदी की। इसकी नर्मदा नदी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, प्रायद्वीप की नदियों में भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। उद्गम क्षेत्र स्थान देखिए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जगह है अमरकंटक की पहाड़ियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अमरकंटक यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, और उससे भी बड़ी चीज है ये एक रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। कहाँ है? रिफ्ट वैली। अब आप कहेंगे रिफ्ट वैली क्या है, ठीक, तो आपको रिफ्ट वैली का पता होना चाहिए। इस तरीके से कोई पहाड़ है, अगर वो बीच में से क्रैक पड़ जाता है और उसके बीच में जो नदी बहने लगती है उसी को बोलते हैं रिफ्ट, और वैली उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली आपका कहते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जब ये पहुंचती है तो क्या करती है? बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैल से यह नदी गहरे गोर्ज में बहती है। जबलपुर एमपी का एक शहर है, उसके निकट आकर संगमरमर की सैलें हैं। आप जानते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। संगमरमर मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह आपका रूपांतरित चट्टानें। पहले कौन सी होती है? आपकी इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक्स के बाद क्या होती है? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अपसादी चट्टानें। जब अपसादी चट्टानों पर आपका ताप या दाब लग जाए, या फिर जो आपकी इग्नियस रॉक है अगर वो बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर और प्रेशर को झेल जाएं, तो जो उनका रूप है आपका चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी पढ़ रहे हैं, आप पे प्रेशर और हिट दोनों लग रही है, थोड़ी देर में आप अभी स्टूडेंट है, बाद में एक अधिकारी के रूप में, किसी नौकरी के रूप में चेंज हो जाएंगे। तो सेम कहानी आपका इनके साथ भी है। क्लियर है? टाइम लगेगा तो ये भी अपना रूप जो है चेंज कर लेती है। तो आपने सुना होगा आपका हीरा बन जाना, चूना पत्थर से आपका संगमरमर बन जाना, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये सब इसी के हैं, यहाँ से गुजरती है और गोर्ज में बहती है। गोर्ज आपको पता है, गोर्ज माने गड्ढा होता है। जब कोई नदी किसी पहाड़ को बिल्कुल समानांतर काट देती है उस वो आपका गोर्ज का निर्माण करते हैं। क्लियर है? पिछले इमेज में मैंने आपको गोर्ज दिखाया है कि बेटा इस प्रकार का कुछ आपका गोर्ज होता है। जहां नदियां तीर ढाल से गिरती है वहां आपका धुआंधार जलप्रपात बनता है। क्वेश्चन आपका ध्यान रखिए, ये रहा तीर ढाल और जैसे सीधा नीचे गिरेगी तो यहाँ पर जो गिर रहा है इसी को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए नर्मदा नदी पर है। तो अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे याद करने के लिए, सबसे पहले नदी का नाम, उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक, फिर नीचे लिखिए कि कहां से कहां बहती है, पश्चिम की ओर आपका भ्रंश घाटी में। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये क्या करती है? भ्रंश में बहती है और इसका देखिए गोर्ज का निर्माण करती है, और सीधा लिख लीजिए इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों, आप इन्हें देखोगे तो आपको पता रहेगा। लिखिए जल्दी जल्दी, आप इनको नोट करें, अंडरलाइन करें। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए बेटा। आगे देखिए, नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा मिलती। समकोण मतलब इस तरह से बह रही हैं, इस तरह से आगे मिल जाती। ये क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल। ये क्या हुआ? 90 डिग्री। तो इसी को क्या बोलेंगे? समकोण कहेंगे। आपने मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्लियर है?
नर्मदा, द्रोणी, द्रोणी मतलब उसका क्षेत्र, बहने का रीजन, जहाँ क्षेत्र से बह रही है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों से होकर बहती है। कंफर्म हो जाना चाहिए, मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट में बह रही है। मैं कह लूँ कि आपका जो आपकी नर्मदा नदी है, वो नदी जो है आपका यूपी में बहती है। तो आप कैसे मानेंगे? इसकी सहायक बह सकती है लेकिन ये नहीं बहती, ये आपको ध्यान रखना। कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे नामक एक योजना चलाई गई थी। आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब एक किसी की सहायक नदी जैसी है, और आप जानते हैं इसका नाम है तापी नदी। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक पहाड़ पड़ता है, सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाओं से होती है। कहां से होती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, और बैतूल में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। और मैप में आप सतपुड़ा को अच्छे से देख सकते हैं। कहां पर है आपका सतपुड़ा? चलिए, यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इस तरीके से बह रही है, तो यही बगल में इसके अगल बगल बहती है। कैसी है? समानांतर घाटी में बहती है। तो भारत की दो नदी होगी, नर्मदा और तापी नदी, जो आपका द्रोणी में बहती है। अच्छा, जो आपकी नर्मदा नदी है कहाँ गिरती है? मैंने आपको बताया है, वो आपका बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और तापी नदी भी अरब सागर में ही गिरेगी। ठीक, इसकी लंबाई कम है। इसका द्रोणी बेसिन कहाँ पर है आपका? ध्यान देना आपको, ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में बहती है। द्रोणी मतलब इसका क्षेत्र बेसिन है, कहाँ कहाँ बह रही है? तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र इनमें बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच आपका तटीय मैदान बहुत सकरा है। अरब सागर और आपका पश्चिमी घाट के बीच का जो मैदान है वो सकरा मतलब होता है पतला है, ठीक है, संकीर्ण है। इस तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां बासमती, माही, भारत पुंजा, पेरियार। उन राज्यों के नाम बताइए जहां से नदी बहती है। साबरमती गुजरात, माही मध्य प्रदेश, पुंजा और पेरियार को आप स्वयं ढूंढेंगे। ठीक है? ठीक, इन नदियों के नाम बताइए। बता दिया। अब बहुत इंपोर्टेंट नदी है गोदावरी नदी। इंपोर्टेंट कर लीजिए इसे आप, गोदावरी नदी को। अब हम बढ़ रहे हैं गोदावरी नदी की तरफ। देखिए, गोदावरी नदी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक पश्चिमी घाट के ढालों में निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका अपवातंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में लगभग 50%, यानी कि जितना भी इसका वाटर सिस्टम है उसका अकेला 50% कहाँ पड़ रहा है आपका? ओनली एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि आप अगर भारत के मैप को देखेंगे, महाराष्ट्र से निकलकर आपका इस तरीके से एमपी में बहती हुई, ठीक, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश में इस तरीके से बहती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए बस यहाँ तक। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, 3 राज्य, और चौथा राज्य आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे आपके पूर्णा बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वर्धा, परनीता, माजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये नदियां अक्सर आपका एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। तो वेनगंगा और पेनगंगा किसकी है? आपका गोदावरी की नदियां हैं। और इनमें अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, इनका आकार विस्तार है, और इसी के कारण इसमें आकार और विस्तार होने की वजह से इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि भारत की गंगा तो गंगा ही है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी जो नदी है इसी को दक्षिण की
गंगा कहा जाता है। देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण की गंगा कौन सी है। चलिए आगे बढ़ जाए, थोड़ा मैप में इन नदियों को देख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। हमने बात करी नर्मदा नदी की। देखिए ये निकली नर्मदा नदी, इस तरीके से गिर गई। ये निकली आपकी तापी नदी, समानांतर है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और कहाँ बेसिकली, अरब सागर में। आप कहाँ गिरी, अरब सागर। यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको, ये नदी कहाँ पर गिरी है, अरब सागर। क्लियर है। अच्छा और कौन सी देखते थे, गोदावरी नदी। अब देखिए ये दो धारा से निकलती इस तरीके से, यहाँ पर बना हुआ निजाम सागर, इस तरीके से आगे बढ़ती है। कुछ इसमें सहायक नदियां आकर जो है पेन गंगा और वेन गंगा इसमें आ रही हैं। ये पेन गंगा है, ये वेन गंगा है, इस तरीके से आती हुई ये आगे बढ़ जाती है। और फाइनली जो आपका कोलेरू झील के निकट आपका बे ऑफ बंगाल में अपना डिपोजिशन बना लेती है। क्लियर है। ये नदी है इनका उद्गम क्षेत्र और डिपोजिशनल एरिया। ठीक है बच्चों, हो गया बेटा। अब एक बार थोड़ा सा इनको देख लीजिए। अब क्या बचा हुआ है, जैसे महानदी है, छोटा सा बताता हूँ, 30 सेकंड का है, ये फिर पेज कंप्लीट हो जाएगा। महानदी का उद्गम कहाँ से है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, मतलब हाईलैंड है बेसिकली आपका, ध्यान रखना है आपका, छत्तीसगढ़ की कहाँ से है, हाईलैंड से है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। उड़ीसा से बहती हुई बंगाली खाड़ी मिल जाती है और ज्यादा लंबी नहीं है, 860 किलोमीटर लंबी है। और इसका आपादन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट में ये आपका बहती है। क्लियर है। और जो आपका बोकारो का क्षेत्र है, जितने भी आपके स्टील प्लांट है, पानी जो है बेसिकली इसी का यूज होता है। ठीक है। और शेष को हम जो बचा है आपका कृष्णा कावेरी नदी जो है, हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय समाप्त हो रहा है। अगली कक्षाएं हैं, आप उनको पढ़िए। आप घर जाके बेटा एक बार जरूर रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।